Hello everyone. Today we are going to start with a new topic from chemistry. Very important topic, that is chemical equilibrium. Guys, this topic is very important regarding chemistry point of view या regarding any competitive exam. आप कोई भी एग्जाम की बात कीजिए, जेई की बात कीजिए, एम्स की बात कीजिए, नीट की बात कीजिए, उसमें कम से कम एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से होती है, राइट? होते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको केमिस्ट्री समझने के लिए भी, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो आगे केमिकल काइनेटिक्स जैसे टॉपिक्स में या केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जैसे टॉपिक्स में यूजफुल होते हैं। याद रखिएगा, ये टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है। तो समय वेस्ट किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद केमिकल इक्विलिब्रियम। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने ये सीखना चाहिए कि वो टॉपिक हम लोग क्यों सीख रहे हैं और उस टॉपिक को सीखने के बाद हमको क्या मिलेगा। तो मैंने तो बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री सीख रहे हैं। तो ये टॉपिक है, इसका टाइटल समझते हैं। टाइटल है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों, टॉपिक का टाइटल है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये है क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं केमिस्ट्री, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं केमिस्ट्री सीख रहे हैं, इसीलिए हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम सीख रहे हैं। तो टॉपिक का टाइटल समझते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका वर्ड केमिकल। तो व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल? A chemical is a substance which take part in a chemical reaction or helps a chemical reaction. Means जो भी एक ऐसा सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, कंपाउंड रिएक्शन में हिस्सा लेता है या रिएक्शन होने में मदद करता है, उसे हम लोग केमिकल कह सकते हैं। ये एक रफ डेफिनेशन है, लेकिन केमिकल को वही वैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। याद रखिएगा, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है या रिएक्शन होने में मदद करता है, उसे हम लोग केमिकल कहते हैं। ओके, तो केमिकल तो हम लोगों ने समझ लिया। बाद में हमको समझना होता है इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बता ही देता हूं, लेकिन सबसे पहले बताता हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग क्यों सीख रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग सीख रहे हैं क्योंकि हमको सीखनी होती है केमिस्ट्री। और जब भी हम लोग केमिस्ट्री सीखते हैं दोस्तों, तो हमको सीखनी होती है केमिकल रिएक्शंस। तो एक सिंपल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। रिएक्टेंट आर गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट पी। ये हम लोग बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। तो यहां पे हमने एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन ली है जिसमें रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ओके, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं इन अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन। दोस्तों, जब भी हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हम लोगों को कुछ कंडीशंस मेंटेन करनी होती है। तो कंडीशंस क्या होती है? देखिए, कंडीशन टेम्परेचर की होती है, प्रेशर की होती है, वॉल्यूम की होती है, कॉन्सेंट्रेशन की होती है एंड कैटालिस्ट की होती है। तो जब भी हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमको उस रिएक्शन को एक सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन प्रेशर, एक डेफिनाइट वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन और चाहिए तो कैटलिस्ट को ध्यान में रखते हुए करनी होती है। अगर हम लोग इन कंडीशंस को चेंज करते हुए तो हमारी रिएक्शन चेंज हो सकती है। ये रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका यील्ड चेंज हो सकता है। तो ये कंडीशंस अपने रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग रन कर रहे हैं तो एक कंडीशन में रन होती है। जो कंडीशन होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन एंड कैटलिस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है और ये एरो दर्शा रहा है कि आर पी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो रिएक्शन तो हम लोगों ने समझ ली। तो जब भी हम लोग केमिस्ट्री सीखते हैं तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखते हैं। और अगर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं,
हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए 3 बातें। एक, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। एक, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। 2, अगर रिएक्शन हो रही है तो मेरा प्रोडक्ट कितने देर में बनेगा। अगर रिएक्शन हो रही है तो मेरा प्रोडक्ट कितने देर में बनेगा। और 3, हमारा प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो कितना बनेगा। तो पहला, होगी या नहीं होगी। दूसरा, कितने देर में प्रोडक्ट बनेगा। और तीसरा, कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को 3 एस्पेक्ट सीखने होते हैं केमिस्ट्री के। वो होता है या 3 टॉपिक्स को सीखना होते हैं। तो पहला होता है आपका केमिकल थर्मोडायनामिक्स। पहला होता है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। दोस्तों, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ही ऐसा एक टॉपिक है जो हमको बताता है कि दी गई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं अंडर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये हमको बताता है दी गई केमिकल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। फिजिबल का मतलब होता है रिएक्शन में रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे अंडर अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस। कंडीशंस क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है। फिजिबल, या आपको याद रखने के लिए आप बोल सकते हो दी गई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, यानी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं, कौन बताता है? केमिकल थर्मोडायनामिक्स। कैसे बताता है वो हम लोग बाद के टॉपिक्स में सीखेंगे। थर्मोडायनामिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अलग से टॉपिक है, तो हम लोग बाद में सीखेंगे। लेकिन इतना याद रखिए, शुरुआत में केमिकल थर्मोडायनामिक्स हमको बताता है वेदर द गिवन रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, या पॉसिबल और नॉट अंडर अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस। तो रिएक्शन थोड़ी चेंज कर देते हैं, ऐसा A and B reacting to form product C and D. Got it? यानी केमिकल थर्मोडायनामिक्स हमको बताएगा कि A के बीच में और B के बीच में रिएक्शन होगी या नहीं, ताकि आपका प्रोडक्ट C और D बने। ओके, अंडर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन। थर्मोडायनामिक्स ने बोल दिया रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, रिएक्शन नहीं होगी, तो A और B को लेके C और D बनेगा ही नहीं, तो रिएक्शन होगी ही नहीं, तो आगे पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स ही वही टॉपिक है जो हमको बताता है व्हाट विल बी द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अस रिगार्डिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट का मतलब ये बता रहा हूं कि आपका प्रोडक्ट यहां पे C और D कितने देर में बनेगा या बनना शुरू होगा, या व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C और D। यानी सिंपल है, A और B रिएक्ट हो रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स ने बता दिया। A और B रिएक्ट होके अपना प्रोडक्ट C और D कितने समय के बाद बनना शुरू होगा या कितने समय के बाद बनेगा, ये कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स। तो याद रखिए, केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अस रिगार्डिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, या अपना प्रोडक्ट कितने देर में बनेगा। गॉट इट? दैट इज रेट। तो हमको थर्मोडायनामिक्स ने बता दिया रिएक्शन फिजिबल है, काइनेटिक्स ने बता दिया बाबा व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, मींस अपना प्रोडक्ट कितने देर में बनेगा। अभी हमको ये जानना होता है अपना प्रोडक्ट कितना बनेगा। यानी अगर आपने 1 किलो A लिया है और 1 किलो B लिया है, दोनों को रिएक्ट करवाने के बाद आपका प्रोडक्ट C और D कितने बनेंगे? आधा किलो बनेंगे, या पूरे के पूरे 1-1 किलो बन जाएंगे, या 1-1 ग्राम बनेंगे, या 0.001 ग्राम बनेंगे। मींस व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब यह है आपके A और B
कितने एक्सटेंट तक रिएक्ट होके आपका प्रोडक्ट सी और डी बनाएंगे। यानी एक्सटेंट का मतलब यानी पूरे के पूरे 1-1 किलो रिएक्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या 1-1 किलो में से आधा किलो रिएक्ट होंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। मींस एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मींस कितने रिएक्ट होंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, दैट इज उसके बारे में हमको बताता है केमिकल इक्विलिब्रियम। इट टेल्स अस रिगार्डिंग एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब याद रखिए अपना प्रोडक्ट कितना बनेगा या अपने रिएक्टर्स कितने हद तक रिएक्ट होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ज्यादा हमारे लिए फायदा है, और वो जानना है तो कौन बताता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिस्ट्री में हम लोग सीखते हैं केमिकल के बारे में। केमिकल यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है या रिएक्शन होने में मदद करता है, केमिकल। ओके, केमिस्ट्री है तो केमिकल से तो हमारा नाता है ही है। केमिकल है तो हम लोग सीख रहे हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं अंडर अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन एंड कैटलिस्ट। बाद में सीखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन को सीखना है तो 3 चीजें पता होनी चाहिए। रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो सीटी केमिकल थर्मोडायनामिक्स बताता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। सीके केमिकल काइनेटिक्स बताता है रेट ऑफ रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम सीई बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये 3 डेटा हमारे पास है तो हम लोग रिएक्शन को आराम से कमर्शियली रन कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए हम लोगों ने सीख लिया है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों है। केमिकल इक्विलिब्रियम की जरूरत है क्योंकि हमको पता रहा है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से डिटेल में। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं, सॉरी। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, जैसे रिएक्टेंट ए रिएक्टिंग विथ रिएक्टेंट बी टू फॉर्म प्रोडक्ट सी एंड डी। ओके, अभी सपोज ऐसी बात है, आपने ए लिया है 1 लाख किलो, ए लिया है 1 लाख किलोग्राम, बी लिया है 1 लाख किलोग्राम और आपका प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट कितना बन रहा है आपको पता नहीं है, आपको प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए क्योंकि आपने 1 लाख लिया है ना, तो आपका प्रोडक्ट शायद कितना बन रहा है वो आपको जानना है। तो कैसे जानोगे? सिंपल, केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछो, उसको एज ए ह्यूमन बीइंग कंसीडर करो। बता, पूछिए केमिकल इक्विलिब्रियम से, हाँ भैया केमिकल इक्विलिब्रियम हमने ए लिया है 1 लाख किलो, बी लिया है 1 लाख किलो, बताओ हमारा प्रोडक्ट सी और डी कितना बनेगा। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में बोल दिया भैया 1 लाख किलो रिएक्ट हो जाएंगे, आपको प्रोडक्ट 1 लाख किलो बनेगा, तो बहुत अच्छा है। अगर सीई केमिकल इक्विलिब्रियम ने बताया 1 ग्राम बनेगी, तो रिएक्शन करके कोई फायदा है क्या? नहीं। तो याद रखिए केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है अपने रिएक्टेंट्स कितने रिएक्ट होंगे या प्रोडक्ट कितना बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग इक्विलिब्रियम को और डिटेल में सीखते हैं। तो सिंपल रिएक्शन है ए रिएक्टिंग विद बी टू फॉर्म प्रोडक्ट सी और डी, और याद रखिए ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी यहां पे ए और बी रिएक्ट होते रहेंगे और आपका प्रोडक्ट सी और डी बढ़ते रहेगा जब तक आपके पूरे ए और बी रिएक्ट हो ना जाए। यानी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सामने की दिशा में चलती रहेगी, सिर्फ और सिर्फ सामने की दिशा में, जिसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन विच प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन या ए रिएक्शन विच प्रोसीड्स टुवर्ड्स कंप्लीशन, यानी
इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा कंप्लीशन की ओर जाती है। कंप्लीशन का मतलब ये होता है आपके पूरे के पूरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? A reaction which proceeds only in one direction या towards completion is called irreversible reaction। और यहां पे आपका इक्विलिब्रियम का या केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई भी फंडा लागू नहीं होता है। हमने अभी तक नहीं जाना इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन होती है, जैसे ए और बी रिएक्ट होके आपका सी और डी बन रहा है, और जैसे ही सी और डी बन जाएंगे कुछ हद तक, तो फिर से एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर बनेंगे ए और बी। ये रिएक्शन है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। यानी यहां पे पहले ए और बी रिएक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट सी और डी बन रहा है। ए और बी रिएक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट सी और डी बन रहा है। ए और बी रिएक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट सी और डी बन रहा है। और जब आपका सी और डी कुछ हद तक बन जाएंगे, यानी उनमें भी थोड़ा पर दम आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, अभी वो भी रिएक्ट होना शुरू हो जाएंगे और फिर से आपका ए और बी बनेगा। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है। उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। और ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन की ओर नहीं जाएगी। यानी पहले ए और बी रिएक्ट होकर सी और डी बनेंगे, बाद में वो दोनों रिएक्ट होकर फिर सी और बी बनाएंगे। यानी ये साइकिल चलते जाएगा, कुछ लोग इधर, कुछ लोग इधर, कुछ लोग इधर, कुछ लोग इधर, ऐसा होता है। उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। और यहां पे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो याद रखिए, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कब लागू होगा? जब दी गए प्रोसेस रिवर्सिबल हो। दोस्तों, जब दी गए प्रोसेस रिवर्सिबल हो तो वहां पे आप केमिकल इक्विलिब्रियम को दिल खोल के यूज कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस क्या होनी चाहिए? रिवर्सिबल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? वो प्रोसेस चाहे फिजिकल हो तो भी आप इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, वो प्रोसेस चाहे आपकी मैकेनिकल हो तब भी आप इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझाता हूं, सिंपल है। इक्विलिब्रियम समझने के लिए हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ऐसे देखिए, सपोज ये आपका डस्टर है, ये डस्टर है, इसको मैं जमीन पे रख देता हूं। तो जमीन पे रखने के बाद होगा क्या? जमीन इस पे फोर्स लगाएगी इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड ये डस्टर फोर्स लगाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी ऐसा होगा, जो अर्थ का फोर्स दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड जो डस्टर का फोर्स दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। अगर दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो डस्टर ना तो ऊपर जाएगा ना तो जमीन में धसेगा, यानी वो डस्टर स्टेडी हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी यहां पे दोनों अपोजिंग फोर्स इक्वल हो गए, ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं है, स्टेडी इक्विलिब्रियम। यानी ऐसा सिंपल है, ऐसा ये कुछ ऐसा, पहले ऐसे ढकेल रहा था, फिर ये हाथ ऐसे ढकेल रहा है, फिर ये हाथ ऐसे ढकेल रहा है, एक समय ऐसा कि दोनों ऐसे हो गए, दोनों बैलेंस हो गए। ये कंडीशन हो जाएगी आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना इधर ना इधर। समझ में गया? इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जहां पे कोई भी मोशन नहीं होता है, जहां पे कोई भी मोशन नहीं होता है, जहां पे आपका सिस्टम स्टेडी हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए। जैसे हम लोग लेते हैं 3 लोग यहां पे, या 3 लोग वाला नहीं एग्जांपल लेते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वेपराइजेशन ऑफ वाटर सिंपल है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर का एग्जांपल लेते हैं फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम। बहुत ही सिंपल है, देखिए डायनामिक इक्विलिब्रियम समझाता हूं मैं। सपोज हम लोग एक कंटेनर लेते हैं ऐसा और इसको ढक देते हैं, और इसमें हम लोगों ने पानी रखा हुआ है और इसको हम लोग नीचे से हीट कर रहे हैं।
ओके, तो इनिशियली क्या होगा, पानी गर्म होगा, जैसे हीट पास होगी पानी गर्म होगा, 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 और एक समय आने के बाद आपके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी क्या बनना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वेपर्स बनना शुरू हुए तो वहां पे वेपर्स कंडेंस होना भी शुरू हो जाएंगे। याद रखिए, यानी एक समय सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा था, यानी आपका H2O was only getting converted to H2O liquid, H2O गैस, आपका H2O लिक्विड was getting converted to H2O गैस, यानी जो लिक्विड रूप में था पानी वो गैस में या वेपर रूप में कन्वर्ट हो रहा था शुरुआत में। और जब वेपर्स बहुत ज्यादा बन जाएंगे तो वहां पे कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, यानी आपका जो गैस है, जो वेपर्स है, वो फिर से H2O लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो शुरुआत में ऐसा H2O लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। जब बहुत सारे वेपर्स बन गए तो वो कंडेंस होकर फिर से पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर से पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर से पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा, अगर 5 पानी के बूंदे, अगर 5 पानी के ड्रॉप्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे 1 मिनट में, अगर 5 पानी के बूंदे, 5 पानी के ड्रॉप्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे 1 मिनट में, तो 1 मिनट में वेपर्स भी कंडेंस होके 5 पानी के बूंदे बना देंगे। यानी यहां से 5 लोग ऊपर जा रहे हैं वेपर्स में, तो वहां से कंडेंस होके फिर से 5 लोग नीचे आ रहे हैं, 5 लोग पर मिनट, यहां पे भी 5 लोग पर मिनट, यानी जितना पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही वेपर्स पानी में कन्वर्ट हो रही है इन सेम टाइम। यानी ऐसा कंडीशन हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। जब वो ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं वहां पे हो गया आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। समझ में आ गया? रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। याद रखना यहां पे प्रोसेस रुकी नहीं है भाई, यानी 5 लोग जाते रहेंगे, 5 लोग आते रहेंगे, 5 लोग जाते रहेंगे, ये चलता ही जाएगा, यानी ये प्रोसेस रुकने वाली नहीं है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। याद रखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब ड्राइविंग फोर्स बिकम्स इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। ऐसा है तो वहां पे कोई भी मोशन नहीं होगा, तो हम उसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी मैं ऐसे खड़ा हूं, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू अपोजिंग फोर्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। डायनामिक इक्विलिब्रियम सिंपल है, रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस एंड नाइदर फॉरवर्ड प्रोसेस हैज सीज्ड, नाइदर फॉरवर्ड प्रोसेस हैज स्टॉप्ड, नाइदर बैकवर्ड प्रोसेस हैज स्टॉप्ड। वो चालू है, वो स्टार्ट है, वो हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। गॉट इट? समझ में आ गया? इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले याद रखिए, अगर इस बर्तन को हटा देंगे हम दोस्तों, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा ही नहीं, क्योंकि वेपर्स उड़ जाएंगे एटमॉस्फेयर में। यानी ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगी, ये सिर्फ सामने की दिशा में होगी, ऐसे सिर्फ लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन इसको ढकते हैं तो वेपर्स कंडेंसेशन, तो ये ऐसा हो जाएगा। यानी याद रखिए, इक्विलिब्रियम का फंडा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, द प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल। ओके, तो हमने अब तक क्या देखा उसको एक रिकैप देते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, या फॉरवर्ड या अपोजिंग फोर्स इक्वल्स ड्राइविंग फोर्स। हम लोग केमिस्ट्री सीख रहे हैं, इसलिए फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग सिर्फ इतना बोलेंगे, अ प्रोसेस इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी एक ऐसी अवस्था जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। और अगर फॉरवर्ड प्रोसेस भी चल रही है, बैकवर्ड प्रोसेस भी चल रही है, तो वो हो गया आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम।
समझ में आ गया? तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है वो प्रोसेस होनी चाहिए रिवर्सिबल। तो इक्विलिब्रियम भी दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको समझाता हूं अपने केमिस्ट्री के हिसाब से। तो हम लोग सीखते हैं, पहला होता है आपका फिजिकल प्रोसेस। ध्यान से सीखिएगा, फिजिकल, ध्यान से देखिएगा, फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। आप बोलोगे स्पेलिंग मिस्टेक है? नहीं, मैं प्रोसेस को ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेस वेरी सिंपल। फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है आपका वहां पे फेज चेंज होता है, यानी आपका फिजिकल स्टेट चेंज होता है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रोसेस। एग्जांपल वही सिंपल वाला, आइस को हीट करेंगे दोस्तों तो पानी बनेगा, वाटर। वाटर को हीट करेंगे दोस्तों तो बनेगा वाटर वेपर्स। तो मैं गैस लिख देता हूं, या वेपर्स, चलो वेपर्स। वेपर्स को कूल करेंगे तो बनेगा वाटर, और वाटर को कूल करेंगे तो बनेगा आपका आइस, राइट। यहां पे आपका सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड, लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू गैस, एंड अगेन आपका गैस गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड एंड सॉलिड। अ प्रोसेस इन विच स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। और यहां पे जो इस फिजिकल प्रोसेस में या फिजिकल चेंज में जो आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम, जो अभी हमने देखा था ना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, राइट। तो फिर से एक बार देखते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ आइस एंड वाटर। इन टर्म्स ऑफ आइस एंड वाटर, वेरी सिंपल एग्जांपल। हम लोग क्या करते हैं? आइस लेते हैं और क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। सिंपल। पहले हम क्या करेंगे? आइस को हीट करेंगे, वो वाटर में कन्वर्ट होगा। आइस को हीट करेंगे, वो वाटर में कन्वर्ट होगा। आइस को हीट करेंगे, वाटर में कन्वर्ट होगा। जब आपका वाटर बन जाएगा तो उसी रिएक्शन मिक्सचर को हम लोग कूल भी करेंगे। उसी रिएक्शन मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे? कूल भी करेंगे। तो फिर से किस में कन्वर्ट होगा? आइस में कन्वर्ट होगा। फिर से किस में कन्वर्ट होगा? आइस में कन्वर्ट होगा। फिर से किस में कन्वर्ट होगा? आइस में कन्वर्ट होगा। एक समय ऐसा आएगा कि जितना आपका आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वाटर आपका फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा इन इक्वल टाइम। जब ऐसा बन जाएगा तो हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस हैज बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। आप ज्यादा मत सोचिए सर आपने कैसे आइस को हीट किया और फिर से कैसे वाटर को कूल किया, इतना मत सोचो भाई। बस इतना सोचो आइस को हीट कर रहे हैं, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और कुछ तो मैजिक से वाटर को भी कूल किया, फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है। और जब दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? दैट इज बोलो क्या आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम। दैट इज बोलो क्या आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम। सेम हमने अभी देखा था वाटर टू वेपर्स। पहले वाटर्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे, वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे। जब आपके वेपर्स बन जाएंगे तो वेपर्स फिर से वाटर में कन्वर्ट शुरू हो जाएंगे। वेपर्स वाटर, वेपर्स वाटर, वेपर्स वाटर। एक समय ऐसा आएगा अगर 5 पानी की बूंदे वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसी समय वेपर्स कंडेंस होगी, कितने बना देंगे पानी की बूंदे? 5। तो ऐसा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा बोला आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम। गॉट इट? तो फिजिकल इक्विलिब्रियम वेरी सिंपल। फिजिकल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है उसको हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, अब दूसरी बात होती है, लेट अस मूव टू केमिकल इक्विलिब्रियम। यहां पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, यहीं पे रियल में टॉपिक शुरू होता है। केमिकल रिएक्शन में कैसा आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है मैं समझाता हूं, ठीक है। तो ऐसा होता है, सपोज हम लोग कंसीडर करते हैं रिएक्टेंट ए गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट बी, ये एरो ऐसा। तो शुरुआत में आपने ए को लिया है 100 ग्राम, तो ग्राम में नहीं बोलेंगे हम लोग, 100% बोलेंगे। 100% ए लिया है। शुरुआत में जब आपका टाइम 0 था तो ए 100% था और बी का था 0%। रिएक्शन शुरू हो गई, और जैसे जैसे आपका टाइम बीतते गया आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ए बी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ए बी में कन्वर्ट शुरू होना हो गया। तो जैसे एक कुछ समय के बाद ए बचा 90, ये बी हो गया 10। कुछ समय के बाद ए बन गया 80, ये बी हो गया 20।
कुछ समय के बाद आपका ए हो गया 70, ये बी हो गया 30, कुछ समय के बाद ए हो गया आपका फिर से 70, यहाँ पे 30, फिर से 70, फिर से 30, फिर से 70, फिर से 30। अब बोलोगे सर ये कैसे? सिंपल है। शुरुआत में ए 100 था, ये 0 था। जैसे रिएक्शन का समय होते गया ए बी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, तो ए बचा 90, ये हो गया 10, यानी आपका 10% ए बी में कन्वर्ट हो गया। फिर से कुछ समय के बाद आपका 10% ए बी में कन्वर्ट हो गया, यानी आपका ए बच गया 80, बी कितना हो गया 20। फिर से कुछ समय के बाद आपका 10% ए कन्वर्ट हो गया, किसमें बोला होगा? बी में, और आपका ए कितना बचा 70 और बी कितना हो गया 30। अब ये उम्मीद रख रहे हो कि अभी कुछ समय के बाद आपका बी ए हो जाए 60 और बी कितना हो जाए आपका 40। लेकिन दोस्तों यहां पे सिनेरियो चेंज होता है। जैसे आपका बी 30% बन जाता है तो बी भी बोलता है हाँ अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आपका बी है ना फिर से ए में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहां पे क्या होता है, जब यहां से 10% ए बी में कन्वर्ट होता है 1 मिनट में, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, जब आपका 10% ए बी में कन्वर्ट होता है 1 मिनट में, उसी 1 मिनट में आपका 10% बी फिर से ए में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहां से 10 लोग जा रहे हैं 1 मिनट में, तो यहां से भी 10 लोग आ रहे हैं 1 मिनट में। यानी 10 इधर गए 10 इधर आए, 10 इधर गए 10 इधर आए, यानी 70 30 70 30 70 30 70 30। जब ऐसा कंडीशन बन जाएगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 10 पीपल्स पर मिनट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 10 पीपल्स पर मिनट। जब ऐसा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये केमिकल रिएक्शन है, इसलिए यहां पे जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है इसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। गॉट इट? इसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दैट कंडीशन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं बता रहा हूं, आप सोचोगे कि 50-50 पे इक्विलिब्रियम होगा एस्टैब्लिश, नहीं। इक्विलिब्रियम कहीं पे भी एस्टैब्लिश हो सकता है, कहीं पे भी, डिपेंड करता है रिएक्शन पे। शुरुआत में फिर से ए लेते 100, बी बना 10, बी शुरुआत में 0। जैसे समय बीता ए बन गया 90, ये हो गया 10, समय बीता ये हो गया 80, ये हो गया आपका 20, समय बीता ये हो गया 70, ये हो गया 30, समय बीता ये हो गया 60, ये हो गया 40, समय बीता ये हो गया 50, ये हो गया 50, समय बीता ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 60, समय बीता ये रहा